तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज का जो कंटेंट है वो है हम ट्रांसफार्मर में लॉसेस डिस्कस करेंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, फिर उससे फेजर डायग्राम और एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पे भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस की। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अगर 1 किलोवाट पावर है, वो उसका वोल्टेज 100 वोल्ट पे 1 किलोवाट पावर डिलीवर हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी 1 किलो वाट पावर को 1000 वोल्टेज पे भी डिलीवर कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांसफार्मर में भी जब आप इनपुट पावर देते हो तो सेम टू सेम आउटपुट पावर नहीं आता है। जैसे आपने 1 किलोवाट अगर इनपुट पे दिया तो 1 किलोवाट आउटपुट पे नहीं आएगा, उसमें से कुछ पावर लीक आउट हो जाती है ट्रांसफार्मर से। उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस। उस पावर से क्या होता है, जितनी पावर लीक आउट हो रही है उस पावर से आपके ट्रांसफार्मर गर्म होता है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए आपने जो इनपुट पावर दिया था, इनपुट एनर्जी दी थी, वही यूज होती है ट्रांसफार्मर को हीट होने में। तो ट्रांसफार्मर को दो तरीके हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस होने के। पहला है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस सबसे आसान है, क्योंकि कॉपर लॉस होता है, हम कहते हैं, जो करंट वाइंडिंग में फ्लो कर रही है, तो उसके कारण जो वाइंडिंग में लॉसेस होते हैं, जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड आई इज द करंट इन द वाइंडिंग। तो जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है वाइंडिंग में, जो उस तार को गर्म करता है, उस वाइंडिंग को गर्म करता है, उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। और ये कॉपर लॉस विल डिपेंड अपॉन द कितना करंट हम फ्लो कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा लोड हम लगाते हैं और करंट ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर में, तो ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होता है और ही आपकी वायर जो है तो ज्यादा हीट होती है। वहीं दूसरी जो लॉस है वो है कोर लॉस। कोर लॉस को थोड़ा सा समझना चाहिए। तो कोर लॉस दो टाइप के होते हैं। तो कोर लॉस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को समझने के लिए आपको ट्रांसफार्मर के कोर का मैग्नेटाइजेशन कर्व समझना पड़ेगा। तो एक मैग्नेटाइजेशन कर्व बीएच कर्व को कहते हैं। फिर बी इज ऑन द वाई एक्सिस, एच इज ऑन द एक्स एक्सिस। एच जो है वो एग्जैक्टली ये है इनपुट एमएफ जो आप प्राइमरी वाइंडिंग में दे रहे हैं, और बी जो है वो कोर में जो फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हो रही है। तो अगर आप किसी एक कोर को मैग्नेटाइज कीजिए इनिशियली, तो वो एक पर्टिकुलर एच पे कुछ फ्लक्स डेंसिटी डेवलप करता है, मान लीजिए P1। ओके। लेकिन मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सारे मैग्नेटिक डायपोल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि H जो है, H इज योर Ni। ओके, वाइंडिंग का Ni। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आती है वो एसी होती है। तो एसी पहले पॉजिटिव होती है, फिर निगेटिव होती है। तो ऐसे ही एच भी होगा, एच थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर उसके बाद निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे जब एच आपको निगेटिव आप कर रहे हो, यहाँ पे आप एच को रिवर्स कर रहे हो, तो उसके डायपोल्स जो है वो शुरुआत की तरह ही अलाइन नहीं होंगे। तो इसलिए वो सेम पाथ को ट्रेस भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से डायपोल्स अलाइन हुए, मैग्नेटिक डायपोल्स, और पूरा रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है कोर में, अगर आप एच को रिवर्स करेंगे तो उसी डायरेक्शन में और उसी तरीके से, एकदम शुरुआत के तरीके से आपके डायपोल्स मिस अलाइन नहीं होंगे। ओके। तो इसी कारण से ये जो कर्व का पाथ जो है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप एच को चेंज करते हो। तो एक पूरे साइकिल में आप देखोगे कि कुछ पावर लॉस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है। तो इस प्रोसेस में आपने एक बार मैग्नेटाइज किया, आपने एनर्जी स्टोर की मैग्नेटिक फील्ड में,
फिर आप उसको रिवर्स कर रहे हो, फिर आप उस पावर को रिवर्स कर रहे हो, सोर्स में लेके जा रहे हो, लेकिन ये सेम जितना पावर आप दे रहे हो उतना पावर वापस नहीं आता। तो इसी कारण से वो बीच का जो डिफरेंस है पावर का, वो होता है लॉस, और उससे आपका ट्रांसफार्मर का कोर हीट होता है। तो आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, कितनी फ्लक्स डेंसिटी तक आप ले जा रहे हो, और कितनी क्या फ्रीक्वेंसी है इस साइकिल की, एच की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो आप सो मैथमेटिकली अगर देखें तो ये है हमारे सामने कि हिस्टैरिसीस लॉस विल डिपेंड अपॉन फ्लक्स डेंसिटी। अगर फ्लक्स डेंसिटी को अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मैग्नेटिक सर्किट वाला लेक्चर देख लें एक बार। वैसे अगर फ्लक्स डेंसिटी आपको ट्रांसफार्मर कोर में निकालनी है तो आप टोटल फ्लक्स को, जितनी फ्लक्स फ्लो कर रही है मैग्नेटिक कोर में, उसको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो फ्लक्स डेंसिटी आ जाती है। तो फ्लक्स डेंसिटी को आप अभी फिलहाल के लिए आप फ्लक्स ही समझिए, तो जिसमें जितना ज्यादा फ्लक्स जिस कोर में उतना ही ज्यादा लॉसेस, एंड एक्स इज ए स्टेनमेंट कांस्टेंट। तो ये तकरीबन मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। तो ये 1.5 टू 2.5 तक लाई करता है, नॉर्मली 1.6 लेते हैं। एंड ऑल्सो सी दिस फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर कोर। तो ये जो भी लॉसेज हैं ये आपकी कोर को हीट कर रही है। तो कॉपर लॉस जो था वो वायर को हीट कर रहा था, यहाँ पे कोर लॉसेज जो है वो कोर को हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक सेकंड टाइप के कोर लॉस को देख सकते हैं, एडी करंट लॉस। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल के कारण ही है, जो ट्रांसफार्मर में हो रहा है एसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हो रहा है, लेकिन इसका रीजन कुछ और होता है। इसका कहना चाहिए इसकी फिजिक्स कुछ और है। वो क्या है? दरअसल मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ट्रांसफार्मर में रिवर्स हो रही है, उसके कारण छोटे छोटे करंट लूप डेवलप हो जाते हैं लैमिनेशन में, और ये करंट कोर के रेजिस्टेंस से मिलके आई स्क्वायर आर लॉस पैदा करता है और कोर को हीट करता है। इसको हम 3D डायग्राम से भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे ट्रांसफार्मर का एक कोर दिखाया जा रहा है, जिसपे के दो लेग में दो कॉइल्स हमने रखी हुई हैं, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन हम दिखा देते हैं। तो ये है करंट की डायरेक्शन प्राइमरी कॉइल में। इसके अकॉर्डिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस लेग में नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जानी चाहिए, जो कि आपको इस वेक्टर डायग्राम में दिख रहा होगा। ये वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, और दूसरे लेग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब चलिए हम ऊपर वाली पार्ट को हटा के देखते हैं लैमिनेशन में क्या हो रहा है। तो हमने ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है, अब हम लैमिनेशन के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारी लैमिनेशन के अंदर की सरफेस है। इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं। आप यहाँ पे वेक्टर लाइंस देख रहे होंगे, जो कि कोर लैमिनेशन के बाहर आ रही हैं, हाफ साइड के। तो ये जो लैमिनेशंस हैं ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है। बायो-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हमारे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके सर्किल करता हुआ हमारा मैग्नेटिक पाथ होगा, अगर ये करंट है। ऑन द सेम लाइंस अगर हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो और ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो इसके द्वारा पैदा की गई करंट भी सर्कुलर होगी। इसी कारण से
लैमिनेशन में हमारी एडी करंट्स डेवलप हो जाती है। ये एडी करंट लैमिनेशन के रेजिस्टेंस से मिलके आई स्क्वायर आर लॉस पैदा करती है और कोर को गर्म करती है। ये एडी करंट्स उतनी ही ज्यादा होंगी जितनी लैमिनेशन की विड्थ होगी। तो मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो आप देख सकते हैं ये भी आपकी फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बस एक्सपोनेंट अलग है, ये और रेट इसका और ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एडी करंट लॉस होगा, बट फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे। इसका मतलब अगर डबल फ्रीक्वेंसी आप करते हैं तो एडी करंट लॉस 4 टाइम्स हो जाएगा, वही हिस्टैरिसीस लॉस डबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज और जो जरूरी चीज है वो समझना है हमें कि ये आप देख रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी। ओके, सो लेट अस सी दिस वन। आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन डी फाई बाई डी टी था। तो सबसे पहले तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पे, फिर फाई, फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स, फिर ओमेगा। ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो एन फाई एम लेट अस से 2 पाई एफ। तो ये ई मैक्स था आपका मैक्सिमम ईएमएफ। तो यहाँ पे अगर आप फाई एम देखें तो फाई एम इज ई मैक्स अपॉन एन इंटू 2 पाई एफ। तो आप देख सकते हैं फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई मैक्स। तो अगर ई मैक्स को आप बढ़ाइए तो फाई बढ़ेगा, मेंटेनिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। और ई मैक्स क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग। तो वो तकरीबन तकरीबन आपके वोल्टेज सोर्स के बराबर ही होता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में आपने देखा था दोनों बराबर होते हैं, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है लेकिन तकरीबन तकरीबन वो बराबर ही रहेगा। तो जितना ज्यादा वाइंडिंग का वोल्टेज उतना ही ज्यादा फ्लक्स डेवलप होगा मशीन में। आप इसको कह सकते हो ई मैक्स पर टर्न बाई एन है ना। तो ये ई मैक्स पर टर्न, इट मीन्स वोल्ट पर टर्न, हर एक टर्न में डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा वोल्टेज पर टर्न उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा मशीन में। तो दिस all these hysteresis losses they are depending upon the flux, or flux will depend upon the voltage per turn of the winding. तो आपके कोर लॉसेस डिपेंड करते हैं वाइंडिंग के वोल्टेज पे। तो जितना ज्यादा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज उतना ही ज्यादा उसमें कोर लॉस। हाँ, ये बात एक है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे जितने लोड वेरी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हम उतना ही देंगे जितना रेटेड बना हुआ उसके लिए। अगर 10 किलो वोल्ट बाई 100 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो वो इतने पे ही वर्क करेगा, हमेशा 10 किलो वोल्ट आएगा और 100 किलो वोल्ट वो उसको ट्रांसमिट करेगा। तो हमेशा वोल्टेज सेम होता है, इसलिए कोर लॉसेज जो होते हैं ट्रांसफार्मर में हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो अगर इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉस जो होता है वो करंट वाइंडिंग में करंट पे डिपेंड करता है और वो वाइंडिंग को हीट करता है। ओके, और करंट जो होती है वो लोड पे डिपेंड करती है। अगर ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा करंट होगी और ज्यादा कॉपर लॉस होगा, इसलिए कॉपर लॉस हमेशा वेरिएबल होता है ट्रांसफार्मर का। ओके, वहीं अगर कोर लॉस की बात करें तो कोर लॉस हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करता है वाइंडिंग के। तो जितना ज्यादा वोल्टेज वाइंडिंग का उतना ही ज्यादा कोर लॉसेज होते हैं। तो और वाइंडिंग का वोल्टेज आप चेंज करते नहीं है क्योंकि एक रेटेड वोल्टेज के लिए ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है, तो उसका कोर लॉस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, ज्यादा हायर वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ज्यादा कोर लॉस होंगे और ज्यादा उसका कोर हीट करेगा, तो उसमें से हीट को हम एवेपोरेट करने के लिए दूसरे मीडियम से यूज करते हैं, कूलिंग यूज करते हैं। ओके, तो आपने अभी लॉसेस के बारे में अच्छे से समझ लिया ट्रांसफार्मर में। हम अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का
डायग्राम है जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसमें आपको ट्रांसफार्मर कोर दिख रहा है, जिसपे दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के N1 टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग के N2 टर्न्स हैं। R1 और R2 इन दोनों वाइंडिंग के रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस हैं। X1 एंड X2 इन दोनों वाइंडिंग के रेस्पेक्टिव लीकेज रिएक्टेंस पार्ट है। I1 इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग और VS सप्लाई है जो कि हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए I2 करंट हम शो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसका हम पहले सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स तो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको समझने में। अब यहाँ पे हम एक पैरेलल में एक VS के पैरेलल में एक सर्किट बनाएंगे जो कि आपके कोर में लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम RC कह देते हैं और इसके पैरेलल में मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से लिंक कर रहा है उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंस हम बता सकते हैं JXM। XMJ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो ये VS के पैरेलल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि RC आपको पता है जो लॉसेस होते हैं कोर में वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्लक्स भी जो डेवलप होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल ही होता है जो हम वोल्टेज इनपुट देते हैं। इसीलिए ये दोनों हमें पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं। यहाँ से हम अपनी आइडियल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शो कर सकते हैं। ये एक आयरन कोर है इसलिए यहाँ पे दो लाइनें खींच सकते हैं, ये सिंबॉलिक है। अगर एयर कोर होता है, मतलब बीच में हम कोई भी कोर नहीं यूज करते हैं, मैग्नेटिक कोर नहीं यूज करते, तो ये लाइनें नहीं होती, ये लाइनें एब्सेंट होती हैं, वरना इन लाइनों को हम यूज करते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग के भी अपने ही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा, तो उसको भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं कि E1 इज द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग और E2 इज द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, और इन दोनों का टर्न्स कितना है, N1 N2। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू K, द ट्रांसफार्मर रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज बात करना जरूरी है, क्योंकि ये नो लोड है, तो नो लोड है तो यहाँ पे कोई भी I2 करंट नहीं होगी, कोई भी सेकेंडरी वाइंडिंग करंट नहीं होगी, और ये बस नो लोड पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे वी से दिस हैज टू बी I0, द नो लोड करंट, और इसको ये डिवाइड होगा दो पार्ट में, IE RC ब्रांच में और IM XM ब्रांच में। चलिए हम लोड करते हैं अब इस सर्किट में। अगर लोडिंग करेंगे तो लेट अस डू दिस। तो यहाँ पे एक लोड लगा लेते हैं हम लोग। फिर क्या होगा, फिर इसमें एक I2 करंट डेवलप होगी, ओके। और लेट अस से कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है VT है, ओके। तो आपने पिछले क्लास में देखा हुआ है कि जैसे ही I2 आएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आएगी, वैसे ही वो एक नेगेटिव फ्लक्स जनरेट करेगा जो हमारे मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, और उसको कंपेंसेट करने के लिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक्स्ट्रा करंट लेगी सोर्स से, और जिसको हमने I1 डैश बोला था। तो लेट अस से द काउंटर पार्ट, I2 का काउंटर पार्ट यहाँ पे I1 डैश है,
ओके, तो ये फिर n1 I1 dash will be equal to n2 I2. ओके, तो इसको बनाना थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है इसको हम प्राइमरी साइड में ले जा सकते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं रेफरिंग द इम्पिडेंसेस टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, या प्राइमरी साइड की इम्पिडेंसेस को हम सेकेंडरी साइड में लेके जाते हैं, तो उसको कहेंगे रेफरिंग द प्राइमरी साइड रिएक्टेंसेस टू सेकेंडरी साइड। तो अभी फिलहाल हम करते हैं सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंसेस को हम प्राइमरी साइड में ले जाते हैं और उसके सर्किट बनाते हैं। तो उसका सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर पैरेलल ब्रांच ले लेते हैं रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे लोड लगा देते हैं और यहाँ का वोल्टेज जो होगा वी टर्मिनल वोल्टेज होगा। ओके, तो ये कोर है। तो यूजुअली जैसा कि हमने दिया था, दिस इज I1, ये हमारा VS हो गया, दिस इज R1 JX1, यहाँ पे हमारी नो लोड करंट विथ टू पार्ट IE एंड IM, RC एंड XM। ओके, अब यहाँ पे रेफर करने के बाद लेट अस से इट इज रेजिस्टेंस R1 डैश और JX1 डैश। अगर दोनों सर्किट बराबर है तो दोनों में बराबर करंट फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ पे अभी भी I2 करंट फ्लो कर रही होगी और यहाँ पे अभी भी I1 डैश करंट फ्लो कर रही होगी। ओके, यहाँ पे वोल्टेज भी आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज E1 है, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप इसको दोनों को कंपेयर कर लीजिए एक बार। ओके, ना ये दोनों सर्किट तभी सेम होंगी जब इसमें टोटल लॉसेस जो हैं दोनों सर्किट में सेम हो। मतलब क्योंकि हमने तो I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 शुड बी इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I1 डैश स्क्वायर R1 डैश। ओके, आप देख लीजिए सर्किट में, देख लीजिए दोनों तरफ के दोनों सर्किट तभी बराबर होगी जब इसमें होने वाले लॉसेस दोनों बराबर हों। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्किट तो सेम टू सेम है, R1 को हमने छेड़ा नहीं है, तो R1 तो वैसे के वैसा ही है। R1 डैश के बारे में हम बोल सकते हैं, R1 डैश कितना होना चाहिए कि ये दोनों सर्किट बराबर हो, तो इट इज I2 अपॉन I1 डैश होल स्क्वायर इंटू R2। तो आपको पता है कि हमारे सर्किट में N1 by N2 is the turns ratio K
विच इज इक्वल टू E1 बाई E2, और इसका रिवर्स जो होता है I2 बाई I1 के बराबर होता है। I2 बाई I1 भी K के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसके यूज से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 डैश शुड बी इक्वल टू K स्क्वायर R2, और JX1 भी एक इम्पिडेंस है रेजिस्टेंस की तरह ही, तो उसको भी आप सेम टू सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि X1 डैश विल बी इक्वल टू K स्क्वायर X2। अगली क्लास में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम अपने नेक्स्ट सेक्शन इस लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं, दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी एसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। फेजर डायग्राम से हमें पता चलता है कि डिफरेंट जो एसी क्वांटिटीज है किसी सर्किट में, लाइक करंट, वोल्टेजेस, डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट नोड्स पे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो फेज डिफरेंस कितना है उनमें, और उनके मैग्नीट्यूड में कितना फर्क है। तो ये सारी चीजें हमें फेजर डायग्राम से पता चलती हैं। ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बना सकते हैं हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट के मदद से। तो सबसे पहले हम लोग चलिए अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें मैंने सारी क्वांटिटीज को ड्रॉ कर लिया, बस ईएमएफ इंड्यूस मैंने नहीं बनाया है। तो ईएमएफ इंड्यूस हमें थोड़ा सा एक बार इस स्पेशल पर्पस के लिए देखना है। वो है कि हमने ईएमएफ जो लिखा है वो लिखा है माइनस एन टी फाई बाई डी टी। ओके, सो लेट अस से दैट दिस इज ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डैश। मतलब हमने मैग्नीट्यूड को अलग रखा है और पोलैरिटी को अलग रखा है। तो इसी हिसाब से हम अपने सर्किट में भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, पोलैरिटी तो हम लोग इस तरीके से बता देते हैं कि ये अपोज कर रहा है करंट को। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग की करंट को है। तो पोलैरिटी तो ऐसे हो गई, तो पोलैरिटी तो हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बाकी क्या बचा, बाकी मैग्नीट्यूड बचा, तो यहाँ पे ई डैश लिख देते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इस सर्किट डायग्राम में हमने पोलैरिटी को अलग और मैग्नीट्यूड को अलग रखा है। ओके, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर सकते हैं हम लोग। अब चलिए बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं। तो किसी फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस सिग्नल चाहिए होता है। तो चलिए यहाँ पे हम फाई को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि लिंक कर रहा है दोनों वाइंडिंग से, उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, फाई एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो हमारा E1 जो था, E1 हमने देखा था कि वो होगा En साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो है हमारा माइनस एन डी फाई बाई डी टी से आया है। तो ये E1 की बात कर रहे हैं। ओके, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E1 डैश, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। ओके, E2 भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये E1M हो जाएगा, E2 भी हम लिख सकते हैं E2M साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब सेकेंडरी वाइंडिंग में हम केवीएल लगा लेते हैं। यहाँ पे VT इसको मान लेते हैं। ओके, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में केवीएल अगर लिखेंगे हम लोग, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं, पोलैरिटी बता देते हैं VT की प्लस माइनस। तो आप इसमें केवीएल अगर लगाइए तो केवीएल विल बी बिकम VT विल इक्वल टू E2 माइनस
I2 R2 माइनस J I2 X2। ये हो गई इक्वेशन 1 हमारी। ओके, तो हमारे चलिए हम फेजर डायग्राम में इतनी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बचे सिग्नल्स को भी देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाई बना लेते हैं। तो ये अगर फाई एम है मान लीजिए, तो इससे 90 डिग्री लैगिंग हम लोग क्या बनाएंगे, E1 और E2। लेट अस से दिस इज E1 और E2 हमारा ज्यादा है, लेट अस से इट इज E2। ओके, दिस इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, E2 का EMF ज्यादा है। ओके, नाउ कंसिडर अ करंट दैट इज लैगिंग। ओके, जो हमारा लोड है वो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, इसलिए वो ईएमएफ से लैग कर रहा है। अब इसका अगर हमें फेजर डायग्राम आगे प्रोसीड करना है, तो हमें ये देखना है कि हमें E2 पता है और I2 पता है, और I2 पता है तो I2 R2 भी पता होगा। I2 R2 किस डायरेक्शन में होगा, I2 के डायरेक्शन में। ओके, और माइनस I2 R2 उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम ये बना दे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। दिस इज I2 R2 माइनस I2 R2, लेट मी राइट। और फिर ये फेजर, ये क्या होगा, इसमें J कंपोनेंट एक लगा है, और J क्या करता है, वेक्टर को रोटेट करता है बाय 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री रोटेटेड है तो ये हम ले सकते हैं, दिस विल बी माइनस J I2 X2। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा होगा VT, this will be VT, and let us say this is the power factor theta। I2 is lagging by VT by theta angle, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इस लोड का पावर फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए फेजर डायग्राम का मतलब होता है आप सारी एसी क्वांटिटीज को आप एक ही एक ही फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने E2 को रिप्रेजेंट कर दिया, I2 हमने कर लिया, VT कर लिया। अब क्या बचता है, I1 डैश बचता है, I0 बचता है, I1 बचता है और VS। ये चारों क्वांटिटीज हमें और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम I0 को देखते हैं, बिकॉज इफ यू वांट टू ड्रॉ I1 then we should know I0 and I1 dash। ओके, I1 डैश का वेक्टर तो निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें पता है N1 I1 डैश विल बी इक्वल टू N2 I2। तो अगर I2 का फेजर हमें पता है तो I1 डैश का जस्ट उसको अपोजिट हम निकाल सकते हैं। So this will be your I1 dash। I2 is in the secondary side, I1 dash is the in the primary side। ओके, तो I1 डैश का भी हो गया काम। अब I0 बचता है। व्हाट इज I0? I0 इज IE प्लस IM, where IE represent the loss component of the no load current I0। I0 का जो लॉस प्रोड्यूसिंग करंट है दैट इज IE, और जो फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है वो IM है। तो I phi-m और IM हमेशा फेज में होंगे। ओके, और हमें पता है कि इंडक्टिव सर्किट में जो होता है, इंडक्टिव ब्रांच में जो होता है, वो रेजिस्टिव ब्रांच से करंट जो हमेशा होता है वो लैगिंग होता है ना। देखिए IE क्या है, वो रेजिस्टिव ब्रांच की करंट है,
और IM क्या है, वो इंडक्टिव ब्रांच की करंट है। तो इसके अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज मान लीजिए आप, यहाँ पे तो E1 ही है, तो E1 अगर वोल्टेज मान लीजिए तो क्या होगा, IM जो करंट होगी वो E1 से 90 डिग्री लैग करेगी है, और IE क्या होगा, E1 के फेज में होगा। तो यहां पे हम IM से IE को 90 डिग्री लीडिंग बना सकते हैं। दिस इज योर IE, लेट अस मेक इट शॉर्ट। दिस इज व्हाट IE, ओके। तो IE और IM का अगर फेजर डायग्राम आप ऐड करें तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट I नॉट, ओके। और फिर I नॉट और I1 डैश को अगर ऐड करेंगे फेजर, ये I नॉट हो गया, so this will be by parallelogram law, so this will be your I1 फेजर, I1 का फेजर, ओके। तो बचा क्या, अब हमारे पास बस एक ही कंपोनेंट बचा है, टू ड्रॉ द फेजर ऑफ VS। तो VS के लिए हमें एक इस ब्रांच में एक KVL की इक्वेशन लेनी है, बस काम फिनिश हो जाएगा हमारा। तो चलिए काम को फिनिश करते हैं। तो इसका पोलैरिटी ले लेते हैं एक प्लस माइनस। तो वी कैन सी हियर दैट Vs is equal to or Vs will be equal to E1 dash plus I1 R1 plus J X1। देखिए सही लिखा है ना मैंने, यहाँ पे I1 और हो जाएगा। Vs क्या होगा, that will be equal to I1 R1 plus I1 J X1 plus E1 dash, ओके। तो E1 डैश को E1 के फॉर्म में लिख दे, तो what it will be, it will be minus E1 plus I1 R1 plus J X1 I1। तो E1 का फेजर अगर हमें पता है तो माइनस E1 का भी पता होगा, तो दिस विल बी माइनस E1। अब माइनस E1 R1 में I1 R1 का फेजर ऐड कर सकते हैं, I1 का हमें पता है तो I1 R1 भी हमें पता होगा, तो ये हो गया I1 R1। अब I1 R1 पता है तो J I1 X1 पता चल सकता है, बिल्कुल वो 90 डिग्री से लीडिंग होना चाहिए, J I1 X1, ओके। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VS। और VS और I1 में हमारा एक एंगल मान सकते हैं, दैट इज इंटरनल एंगल थीटा। दिस इज इंटरनल पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इस फेजर डायग्राम से आप सारे AC क्वांटिटीज को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए किया हुआ था, आप एक यूनिटी पावर फैक्टर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें I2 और V2 हमेशा दोनों सेम फेज में रहेंगे। उसके लिए भी आप इस पूरे फेजर डायग्राम को एनालाइज कर सकते हैं, तो वो मैं आपके होम असाइनमेंट के तौर पे रख रहा हूँ, उसको करके एक बार देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो उसको फिर से हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम करने के बाद हम लोग बात कर सकते हैं एफिशिएंसी की, जो कि हमारा अगला सेक्शन है।
efficiency, that is also given as neta, is written as output power upon input power. तो हम यही चाहेंगे कि जितना हमने इनपुट दिया था वो पूरा का पूरा आउटपुट पे आ जाए। तो वी विल ट्राई दैट कि एफिशिएंसी जो है किसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम होनी चाहिए, मे इट बी 100%। लेकिन एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपको पता है देयर विल बी रेजिस्टिव लॉसेस इन द कंडक्टर, जो वाइंडिंग में लॉस है, कॉपर लॉस और कोर लॉस भी होगा ही होगा, तो थोड़ा बहुत लॉसेस जरूर रहेगा, तो कभी भी 100% नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले को आप अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट को आउटपुट पावर और लॉसेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो दिस विल बी आउटपुट पावर एंड दिस विल बी इन परसेंटेज, ओके, इनटू 100 परसेंटेज में होगा। तो आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस, इस तरीके से बता सकते हैं इसको। अगर फॉर्मूले वाइज लिखें तो आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर होगा टर्मिनल वोल्टेज इंटू I2 करंट इंटू कॉस थीटा, ये आपकी आउटपुट पावर होगी। तो नीचे भी आप लिख सकते हो VT इंटू I2 कॉस थीटा प्लस आपके कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस आपके लेट मी से I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट दैट इज R1 प्लस R2 और प्लस कोर लॉसेस। कोर लॉस एक कांस्टेंट टर्म होगा, लेट मी से इट हैज टू बी K, not K, just KC, okay. So this is your efficiency. एफिशिएंसी पे भी न्यूमेरिकल हम लोग कुछ कर लेंगे अगले क्लास में। अगर फिर हम इसमें बात करें कि हम एक पार्शियल करंट लोड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट सप्लाइंग द रेटेड I2, वी आर सप्लाइंग X फ्रैक्शन ऑफ I2। तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ I2, लेट अस से XI2, तो नीटा क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी VT XI2 cos थीटा और XVT I2 cos थीटा प्लस X स्क्वायर I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट प्लस KC प्लस KC। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिराइव करें कि व्हेन वी विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लोड, लोड कितने लोड पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंट होगा। तो अगर हम डी नीटा बाई डी एक्स सॉल्व करें और इक्वेट करें 0 से, तो आपका जो कंडीशन आती है वो आती है कि कॉपर लॉस, अकरिंग कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू द कोर लॉस। और अकरिंग कॉपर लॉस क्या है? X स्क्वायर I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय कोर लॉस। So X will be what? Under root the core loss divided by the rated copper loss. Because what is this? This is rated copper loss. Okay, जब सिस्टम में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है उस समय कितना कॉपर लॉस होगा? तो इन दोनों का रेशियो, कोर लॉस का और रेटेड कॉपर लॉस का रेशियो का अंडर रूट जो होगा, दैट विल बी द फ्रैक्शन एट विच द ट्रांसफार्मर शुड वर्क। तो इस पे एक न्यूमेरिकल करना सही रहता है। ये न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है।
फिलहाल चलते हैं हम अगले अपने सेक्शन के लिए, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी दो ऐसे पैरामीटर्स हैं ट्रांसफार्मर के, जिससे हम किसी भी ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अभी हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, तो एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम होनी चाहिए। किसी कोई भी डिज़ाइन ट्रांसफार्मर है तो उसमें लॉसेस हमें कम से कम होनी चाहिए, हम जितना भी पावर इनपुट में आना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा पैरामीटर वोल्टेज रेगुलेशन है, जो बताता है कि ट्रांसफार्मर कितने अच्छे से अपने आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कर पा रहा है, जब हम लोड को वेरी कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सर्किट से हम लोग समझते हैं। तो एक बेसिक सर्किट लेते हैं। जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसकी, हमने प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड की तरफ रेफर कर दिया है पैरामीटर्स को। So this is your load and this is your X equivalent, J X equivalent, and this is R equivalent, and this is E2 and this is E1, and at the load terminal it is VT voltage। तो यहाँ पे अगर हम नो लोड की बात करें तो एट नो लोड your terminal voltage is equal to E2, but when you load this transformer at rated load, इस X इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज VT will be less than E2 by how much? By the drop that is happening in the R equivalent and X equivalent। अब ये R equivalent और X equivalent जितना कम से कम होगा, उतना ही ट्रांसफार्मर अपना आउटपुट वोल्टेज E2 पे मेंटेन कर पाएगा। तो इसी पैरामीटर को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज E2 minus VT divide by E2 into 100%। तो यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि VT at no load minus VT at full load divide by VT at no load। to 100%। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए अगर वो एक अच्छा ट्रांसफार्मर है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम आना चाहिए। जो डिफरेंस है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज में, वो कम से कम होना चाहिए, और एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन 0 आइडियली, और एफिशिएंसी शुड बी 100%। तो इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हमने आपके सामने जो भी लेक्चर तो आज के लिए इतना ही। ट्रांसफार्मर में इतना ही कंटेंट एज पर फर्स्ट ईयर सिलेबस इज एनफ। इतना समझना ट्रांसफार्मर को बहुत है। इलेक्ट्रिकल के जो ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने अगले सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में ट्रांसफार्मर को और अच्छे से समझेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। होप करता हूँ कि आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, और तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिए ताकि सभी का फायदा हो सके। ओके, थैंक यू फॉर